नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार आज आपके 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र का पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था, परिचय के रूप में अर्थशास्त्र की एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अब इस क्लास में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के तहत जो हमने देखा था कि मूल समस्या चयन की समस्या है और उस चयन की समस्या का निदान हम किस रूप में ढूंढते हैं, उसके संदर्भ में उत्पादन के क्षेत्र में एक उत्पादन संभावना वक्र को हम माध्यम बनाते हैं। अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर यह तय करने की कोशिश किया है कि यदि दिए हुए साधन और दिए हुए तकनीक मीन्स साधन भी कांस्टेंट और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट, उस अवस्था में हम अगर दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने में दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना हो। और ये प्रतिस्थापन जो होता है, एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाने में दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना, इस प्रतिस्थापन को ही हम उत्पादन संभावना वक्र पर देखते हैं। तो आज आपका पाठ है उत्पादन संभावना वक्र। अब जैसा कि ये आप देखिए इस चित्र में, आपको इससे साफ स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये उत्पादन संभावना वक्र कहना क्या चाह रहा है। इसके बारे में आगे हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बस यहां पर आप एक इसका परिचय ले लीजिए। देखिए यहां पर इस साइड ओवाई एक्सिस पर प्रोडक्ट ए यानी ए नाम का कोई गुड्स है और इस पर बी नाम का कोई गुड्स है, ऐसे दिया हुआ है वाइन एंड कॉटन। ध्यान दीजिएगा। अब इसका आप ये देखिए ए बिंदु पर आप देखते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ये यहां पर आ रहा है, और वाइन का प्रोडक्शन यहां पर आ रहा है। लेकिन जब हम कॉटन की ए यूनिट बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि 1 यूनिट इतनी दूरी है तो इतना बढ़ाते हैं, तो ये देखिए हम आते हैं बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर जैसे ही आते हैं तो ए पॉइंट पर जहां वाइन का प्रोडक्शन यहां था, वहां वाइन का प्रोडक्शन घट के यहां जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये 1 यूनिट कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाइन का इतना यूनिट हमको घटाना पड़ा। अब देखिए अंतर कहां है इसमें। अब बी से अब सी की ओर चलिए, 1 यूनिट और बढ़ाइए, तो जब सी पर आते हैं तो इसका कॉटन का तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन वाइन का जो है देखिए ये बी के सामने यहां आता है, यहां से घटकर यहां चला रहा है। यानी हम यही कह सकते हैं कि अगर आप एक से आप वाई कमोडिटी में यानी वाइन और कॉटन में किसी की भी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे की मात्रा को घटाना होगा, क्योंकि साधन आपकी दी हुई है, तकनीक दी हुई है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। तो साधन की एक निश्चित क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता है। तो जब उस क्षमता से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता है तो ये उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की मैक्सिमम क्षमता को बताता है। इसका प्रत्येक बिंदु पर विभिन्न उत्पादन के संयोग बनते हैं। जैसे ए बिंदु पर आप देखिए, ये ए बिंदु पर वाइन का ये संयोग है और कॉटन का ये संयोग है, बी पर ये है और ये है। तो या किसी भी संयोग को आप इसमें चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन इसमें यही है कि जिस किसी को भी बढ़ाना चाहें तो दूसरे को आपको घटाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये ध्यान दें कि उत्पादन संभावना वक्र हम यही कहेंगे कि यहां पर दिए हुए हैं कि एक देश में दिए हुए साधन एवं तकनीक की जानकारी से जो अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है, उसमें अगर किसी भी तरह की किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहें तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे उसको बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु पर जो हम साधन खर्च कर रहे हैं, उस साधन को वहां से हटाकर पहले वस्तु पर लगाना होगा, तब उत्पादन उसका बढ़ेगा। तो जब ही हम दूसरे वस्तु से साधन हटाएंगे तो दूसरा वस्तु का प्रोडक्शन कम जाएगा। तो एक तरह से ये क्या हुआ, अदल बदल प्रक्रिया हुई। यानी हम यही कहेंगे कि ए के लिए बी वस्तु को हम हटा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए एक सिंपल सा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ये एक दिए हुए साधन से, जो आपके पास साधन है उसके आधार पर हम मक्खन और बंदूक के उत्पादन इस तरह से कर सकते हैं। या तो हम मक्खन की कोई इकाई नहीं, समूचे साधन लगा दे तो बंदूक की 15 इकाई उत्पादन होगा। अब अगर हम मक्खन की 1 इकाई उत्पादन करना चाहते हैं तो शेष बचे हुए 1 इकाई मक्खन का उत्पादन करने के बाद जो मेरे पास साधन बनता है उसे बंदूक की 14 इकाई का उत्पादन होता है।
अगर हम मक्खन के 2 इकाई करना चाहते हैं तो बंदूक की 12 इकाई होती है। आप ये समझ रहे हैं कि ये क्यों घट रहा है? इसलिए घट रहा है क्योंकि यहां से ट्रांसफर जो है इसका 1 इकाई बढ़ाने के लिए साधन को यहां से हटा करके यहां लगाना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि साधन को बंदूक से हटा रहे हैं तो बंदूक की उत्पादन घटेगी और इस तरह से ये 5 संजोग बनते हैं। 5वां संजोग में देखिए कि अगर हम मक्खन की 5 यूनिट उत्पादन करना चाह रहे हैं तो बंदूक की 0 यूनिट उत्पादन। अब इसमें से आप अपनी सुविधा अनुसार यानी ये निश्चित दिए हुए साधन और तकनीक में कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी फर्म ये चुनाव करता है कि हमको कौन सा संजोग उत्पादन करने में ठीक रहेगा। अब आप जिस संजोग पर रहिए लेकिन प्रत्येक संजोग मैक्सिमम उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसे आप इस रेखा में देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर इस रेखा में ये प्रदर्शित है कि यहां जो है अगर हम साधन को पूरे बंदूक पर लगाते हैं तो ये ध्यान दीजिए 15 बंदूक का उत्पादन होता है। तो 15 बंदूक का उत्पादन होता है तो एक्स वस्तु 0 यानी मक्खन का उत्पादन 0 अगर ए पॉइंट लेते हैं। तो बी पर आते हैं तो देखिए 1 यूनिट एक्स का बढ़ाते हैं तो इसका कुछ यूनिट घट जाता है। मान लेते हैं कि 1 यूनिट इसका भी घट जाता है। अगर हम 1 यूनिट और बढ़ाते हैं सी पॉइंट पर आते हैं तो ये 14 अगर था तो ये घट के 12 यानी इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसका 2 यूनिट हटाना पड़ा। इस तरह से ए बी सी डी ई एफ कई संजोग बन रहे हैं। किसी भी संजोग का हम चयन कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान देना है कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन का है। इसके नीचे जो है इससे ज्यादा या कम हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। वो अकुशलता का परिचायक होगा। अगर कम करेंगे तो साधन का अकुशल उपयोग होगा या अपूर्ण उपयोग होगा। अधिक तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास साधन की क्षमता नहीं है। तो ये मैक्सिमम को बताता है और इसमें मूल रूप से यही ध्यान देना है कि इसमें एक वस्तु को बढ़ाने के लिए एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है। चूंकि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है इस कारण ये प्रक्रिया जो है एक तरह से अदल बदल प्रक्रिया होती है। अतः इसको जो है हम अंतरण वक्र भी कहते हैं। देखिए मैंने यहां पर रख दिया है। इसको हम अंतरण वक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। अब हम ध्यान दें इसको जो है एक परिभाषा के रूप में हम सिर्फ इतना रख सकते हैं। नीचे हमने एक परिभाषा दे दिया है कि उत्पादन संभावना वक्र वह होता है जब 2 वस्तुओं की उन सभी उत्पादन संभावनाओं को दिखाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था द्वारा दिए हुए साधनों एवं तकनीकों का पूरा उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। यहाँ पर निश्चित है उत्पादन संभावना को दिखाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था द्वारा दिए हुए साधन एवं तकनीक और साधन स्थिर है। तकनीक और साधन में यदि आप चेंज कर दीजिएगा अगर तकनीक घट गई या साधन घट गए तो इसमें क्या होगा? टोटल उत्पादन गिर जाएगा। तो उसमें एक्स भी कम सकता है वाई भी कम सकता है या दोनों कम सकते हैं। जब साधन बढ़ा देंगे तकनीक बढ़ा देंगे तो दोनों बढ़ सकते हैं या एक्स वाई उतना ही रहे एक्स बढ़ जाए या एक्स उतना ही रहे वाई बढ़ जाए। तो आप परिस्थिति की जो है ये कंडीशन को पता तो तभी करेंगे ना जब आप साधन और तकनीक को स्थिर करेंगे कि तब आप देखिए कि किसी एक वस्तु के प्रोडक्शन बढ़ाने पर क्या हालत दूसरे वस्तु का होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं उत्पादन संभावना वक्र के अंदर। अब इसको जो है आप बोर्ड पर देखें कि ये कैसे है। ये ध्यान दीजिए इस कर्व को। अर्थशास्त्र की पढ़ाई मूलतः कर्व की ही पढ़ाई है। स्पष्ट तौर पर अगर कर्व समझ में आ जाता है तो आप अर्थशास्त्र से किसी भी सिद्धांत को आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। अब यहां पर हमने रखा है ओ एक्स वाई एक्सिस को लिया है और ओ एक्स वाई एक्सिस पर हम बंदूक को यहां रखे हैं और इधर हमने रखा था मक्खन को। मक्खन एक लिक्विड प्रॉपर्टी है। अतः इसको जो है हम रख रहे हैं लाख क्विंटल में हम ले लेते हैं। चलिए और बंदूक होती है बंदूक की गिनती या 1000 में कर लें। अब ये देखिए अब ये जो है उत्पादन संभावना हुआ तो ये प्रदर्शित करता है कि हाँ इस पर किसी कोई भी बिंदु ले ये मैक्सिमम प्रोडक्शन को दिखाएगा कि ए और बी का एक जो है एक से कितना प्रोडक्शन होगा और वाई का। अगर जो मेरे पास साधन है अगर उस साधन से हम बंदूक के उत्पादन करें तो ध्यान दीजिए कि बंदूक के उत्पादन करें तो समूचा अगर लगा दें तो 15 बंदूक का उत्पादन होता है।
अब इसको इस तरह से समझिए, व्यक्ति के ऐसा नहीं है व्यवहार में, लेकिन मान लीजिए कि बंदूक की कीमत, बंदूक को मान लीजिए बाई वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति वस्तु है। तो 5 रुपए प्रति वस्तु है और आपके पास टोटल है कितना, कुल आपके पास साधन है, कुल साधन बराबर 75 रुपए। तो बाई वस्तु 5 रुपए प्रति इकाई है, तो 75 रुपए के हिसाब से बाई वस्तु आप कितना खरीद प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो 15 इंटू 5 यानी 15। तो मान लीजिए कि ये 15 आप 75 रुपया इस पर खर्च कर देते हैं तो 15 बनता है। अब थोड़ा सा समझने के लिए इसको क्या कीजिए कि पहले इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए ये बीच वाला, क्योंकि इसको अधिकांशतः दिया हुआ होता है कि पहले ही रेखा दिया हुआ होता है। इससे क्या होता है कि रेखा निर्माण करने की क्षमता में स्टूडेंट को थोड़ा हिचकिचाहट होती है। अब हम मान लेते हैं ये बंदूक का हो गया, बाई वस्तु का, एक्स वस्तु का जो है कीमत यदि 7 रुपया है या 15 रुपए प्रति वस्तु है, ये ध्यान दीजिए। तो आप कितना वस्तु एक साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपके पास टोटल था 75 रुपया, तो निश्चित तौर पे आप एक्स का प्रोडक्शन करेंगे 15 गुने 5 बराबर 75। यहां पर आप ध्यान दीजिए ये 15 यहां पर है वो वस्तु है और यहां पर ये 5 वस्तु है। तो यहां अगर हम एक्स पर इस पूरे पैसे को लगाते हैं तो ये प्रोडक्शन होता है 5 वस्तु, यानी 5 लाख क्विंटल मक्खन का उत्पादन होता है। अब चूंकि यहां से यहां तक 5 है तो इसको आप ये देखिए कि अगर आप बाई को प्रोडक्शन करने में टोटल साधन को लगाते थे तो आप इस बिंदु पर रहते हैं। ये क्या बता रहा है कि बाई का 15 यूनिट बट एक्स का 0 यूनिट। अगर आप एक्स का पर टोटल साधन को लगाते हैं तो एक्स का 5 यूनिट बट बाई का 0 यूनिट, यानी ये 2 चरम बिंदु हैं। इन 2 चरम बिंदुओं को आप जो है इस रेखा से मिला दीजिए, इस वक्र से आप मिला दीजिए, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है। इसी पर अब आप ध्यान दीजिए कि इस पर कोई भी बिंदु लीजिएगा आपको खर्च जो है 75 रुपया साधन का इस्तेमाल बताएगा। जैसे अब आप ये देखिए, इसको 5 भाग में बांट दीजिए, बराबर बराबर 1 2 3 4 और ये 5 हमने ले लिया। थोड़ा बहुत अंतर है, आप ग्राफ पर आइएगा तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका हम मान लेते हैं 1 यहां लेते हैं और थोड़ा कम पर 2, ये 3, थोड़ा सा इसको इधर करके 4। अब इस 1 को इसके सीधे वाले बिंदु से मिलाइए, ये ध्यान दीजिए। यह आपका संयोग ए बना। इस संयोग पर आप ये देखिए कि मान लेते हैं कि हम इसका 1 यूनिट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका जो है 1 यूनिट प्रोडक्ट करने में हमारा खर्च कितना कम जाता है, ये ध्यान दीजिए। यह हमारा खर्च कितना पड़ जाता है, तो इसका 1 यूनिट का कीमत था 15 रुपया, हमारे पास था कितना 75 रुपया, ठीक है। तो हमारे पास 75 रुपया था, तो उसमें 15 रुपया तो एक्स पर खर्च हो गया। अब बचा कितना 60 रुपया, और इसकी कीमत कितना है 5 रुपए प्रति वस्तु, तो इसका यूनिट का उत्पादन कितना होगा 12, ठीक है। तो ये देखिए, यानी इसका 1 यूनिट उत्पादन के लिए इसका 3 यूनिट त्यागना पड़ा। अब आप ध्यान दीजिए, अब इसका 2 के सामने मिलाइए, दो के सामने लाते हैं तो फिर हमको 15 रुपया और खर्च करना पड़ता है, ठीक है। अब 15 रुपया खर्च करना पड़ता है तो फिर जो है हम इसका 15 रुपया के लिए इसका हम 3 यूनिट का करेंगे। लेकिन यहां पर एक घटना घटती है, ये ध्यान दीजिए, चूंकि उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, यानी लागत वृद्धि नियम। और लागत वृद्धि नियम ये बताती है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रति इकाई उस पर लागत बढ़ती चली जाती है। तो वैसी अवस्था में आप ये ध्यान दीजिए कि हम तो पूर्ववत लागत के अनुसार इसको 5-15 रुपया मान रहे थे, अब इस पर तो हम 1 से डूब गए तो 15 है नहीं, 15 से ज्यादा लागत लग सकता है। तो जब 15 से ज्यादा लागत लग सकता है तो अब 3 ही यूनिट के बराबर नहीं, बल्कि हो सकता है कि 4 यूनिट के बराबर अब हमको उसको छोड़ना पड़े। यानी पहली अवस्था में हम छोड़ रहे थे 3 यूनिट, तो अब छोड़ेंगे 4 यूनिट। क्यों?
क्योंकि लागत वृद्धि नियम काम करता है। अल्पकाल में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के तहत या उत्पत्ति ह्रास नियम के तहत इस बात की पढ़ाई की है या इस बात को जानते हैं कि जैसे जैसे किसी एक साधन को स्थिर करिए या अन्य साधनों को परिवर्तनशील करते रहे तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सीमांत लागत बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर प्रोफेसर मार्शल ने कहा था इस संदर्भ में कि अगर ये घटना नहीं घटती तो पूरी दुनिया को एक गमले में खिलाया जा सकता था कि अगर जिस तरह से हम श्रम एवं पूंजी लगाते चले जा रहे हैं उसी तरह से उत्पादन बढ़ते चले जाए तो इतनी बड़ी भूखंड की जरूरत क्या थी। एक गमले में ही हम श्रम पूंजी बढ़ाते जाते और उस दर से अनाज पैदा होते जाता, फिर उतने ही में दुनिया की पेट भर जाती। कहने का मतलब क्या है, उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल, मजदूरी, ये सारे का जो है खर्च बढ़ता है। तो जब खर्च बढ़ता है एक तरह से उनकी डिमांड क्यों खर्च बढ़ता है, क्योंकि उनकी मांग ज्यादा होती है साधनों की मांग ज्यादा होगी तो साधनों की कीमत बढ़ेगी, साधन की कीमत बढ़ेगी यानी प्रोड्यूसर का लागत बढ़ते चला जाता है। तो ये लागत बढ़ते चला जाता है यानी हम ये कहें कि यहां पर 4 कितना बना जाएगा 8। अब इसको हम यहां देखें, अब देखिए अगला तो और नीचे जाएगा यानी अब 4 से ही काम, 4 त्यागने से काम नहीं चलने वाला है, अब उससे भी ज्यादा त्यागना पड़ेगा। तो अब कितना मान लेते हैं कि अब त्यागना पड़ रहा है इनको 5, तो 5 त्यागेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर 3, यहां पर त्याग हुआ 5। ये देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, अब यहां ये 3 त्रिभुज आ रहे हैं राइट एंगल, यहां पर 90 का, ये 90 का और ये 90 का। इसमें आप देखिए इस रेखा को मैं फिर बताऊंगा, अभी सिर्फ ये जोड़ घटाव मेथड से हम इसको लेके चल रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। अब यहां पर ये देखिए, ये अगर यहां पर आप टेंजेंट निकालना चाहें तो लंब बटे आधार का अनुपात यानी P बटे B, यहां पर निकालना चाहें P बटे B और यहां पर अगर निकालें P बटे B तो तीनों के मान में डिफरेंस आएगा और डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिए P बटे B का मान बढ़ते चला जा रहा है। आप एकदम सामान्य अनुभव से देख सकते हैं कि यहां परपेंडिकुलर बहुत छोटा है बेस से, तो परपेंडिकुलर जब बेस से छोटा है तो P बटे B लेस देन 1 यहां है। यहां पर देखिए अभी भी परपेंडिकुलर छोटा है लेकिन पहले की तुलना में बड़ा है, तो पहले की तुलना में बड़ा है। यहां पर परपेंडिकुलर कितना था 3 और यहां कितना हो गया 4। तो अब इस समकोण पर यहां पर अनुपात क्या होगा P बटे B का, ये ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर था 3 और बेस 1, क्योंकि एक ही यूनिट लिए तो इसके बराबर 1। यहां पर P बटे B का कितना आएगा, अंतर 4 का हुआ तो 4 बटा 1 और यहां पर कितना हुआ तो 5 बटा 1, यानी P बटे B का मान जो है यहां पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसमें हमको मूल रूप से P बटे B 1 से कम है या अधिक इससे कोई मायने नहीं रखता है, मूल हमारा ये यहां पर मकसद है दिखाना कि जो है एक एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की जो त्याग करते हैं वो त्याग पहले की तुलना में हर अतिरिक्त इकाई के साथ बढ़ते जाता है। कहने का मतलब कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो हमेशा बढ़ते चला जाता है। अब इसको हम जनरल ग्राफ पे देखिए जो आपके बुक्स में ज्यादातर दिए हुए हैं। ये है O X Y, अब हम मान लेते हैं ये आपका जो है ये है। अब इसको 5 भाग में बांट दीजिए 1 2 3 4 एंड 5 और इसको आप उत्पादन संभावना वक्र से मिलाइए। अब यहां पर ये आपका सब कुछ स्पष्ट है। मान लेते हैं कि यहां 15 है तो यहां पर ये 14 घट हो रहा है, ये 12 हो रहा है और यहां पर ये आ जाएगा आपका 2 9, यहां पर हम रख सकते हैं 5 और अगर आगे बढ़ाते हैं तो और यहां पर ये 0 आ जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं 15 से 14 के बीच में डिफरेंस कितना का रहा है 1 का, 14 से 12 के बीच में 2 का, 12 से 9 के बीच में 3 का, 9 से 5 के बीच में 4 का और यहां पर टोटल डिफरेंस 5 का। बढ़ तो रहा है हर बार एक ही, तो चाहे हम इस समकोण को ले, इस समकोण को ले, इस समकोण को ले या इस समकोण को ले, हम एक प्रवृत्ति तो देख रहे हैं
कि जो x के लिए y का त्याग है, x के लिए y का त्याग यानी x के लिए y का प्रतिस्थापन, तो इसका दर जो होगा वो डेल्टा y बटे डेल्टा x होगा। तो जब डेल्टा y बटे डेल्टा x होगा तो डेल्टा y बटे डेल्टा x का मान आप ध्यान दीजिए कि हर कंडीशन में, यानी कंडीशन नंबर A, B, C, D और E में हम अगर देखें तो A में हम ध्यान दें तो यह आ रहा है आपका 1/1, क्योंकि 1 के लिए 1 का त्याग हो रहा है, 1 ही यूनिट बढ़ रहा है। A से B पर चलते हैं तो हम x में 1 से 2 बढ़ते हैं और y में 14 से हम घट के 12 आ जाते हैं, तो यह हो जाता है 2/1। फिर आगे हम 12 से 9 घटते हैं यानी 3/1, क्योंकि यहाँ 1 ही बढ़ रहा है, x में 1 ही वृद्धि हो रही है। फिर इस तरह हम देखते हैं 4/1 और ये 5/1। इसको हम कहते हैं एक तरह से कि ये सीमांत अवसर लागत है। सीमांत अवसर लागत का मतलब क्या है? जो है अवसर लागत यही है कि अगर कोई चीज, किसी वस्तु की कीमत, अगर किसी वस्तु की जो है किसी वस्तु के उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, तो किसी वस्तु के उत्पादन बढ़ा है तो उसके बदले में दूसरी वस्तु के उत्पादन कितनी घटाना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने में दूसरी वस्तु का उत्पादन की मात्रा कितना घटाना पड़ रहा है प्रत्येक इकाई के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, वह सीमांत अवसर लागत है, या इसी का नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि जैसे जैसे एक दिए हुए साधन एवं तकनीक में उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। यद्यपि कि आपकी किताब में इस बात की चर्चा नहीं है कि क्यों बढ़ती है, तो इसके पीछे आप ये रीजन मान के चलिए कि लागत वृद्धि नियम या उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, जिसके कारण यह बढ़ती चली जाती है। अब आप ये ध्यान दीजिए, इसमें कि ये जो है इसमें विचलन कैसे होता है या इसमें बदलाव कैसे आता है, इस बात को केयर कीजिए। आपका यही ग्राफ था मोटे तौर पर, ये ध्यान दीजिए इस तरह का है। तो ये इस तरह का ग्राफ है, तो इसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि ये देखिए यहां पर हम एक स्लोप लेते हैं इसका। अब ये ध्यान दीजिए, इस स्लोप को आगे बढ़ाते हैं तो यहां से ये स्लोप के अंदर रह जाता है और यहां से ये स्लोप के अंदर रह जाता है, जो ये बताता है कि दरों में अंतर होगा। दरों में अंतर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे y/x यानी डेल्टा y/डेल्टा x का मान बढ़ता चला जाएगा। अब हम इस बात पर ध्यान दें कि विभिन्न साधनों में अगर हम साधन में परिवर्तन कर दें तो उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति क्या होगी। साधनों में परिवर्तन करने पर अगर आपका ये उत्पादन संभावना वक्र था, तो यदि हम साधन को बढ़ा दें या तकनीक को बेहतर कर दें तो आपकी उत्पादन संभावना वक्र खिसक करके यहां आ जाती है, यानी यह दाईं ओर शिफ्ट कर जाती है। अब आप ये ले लीजिए, ये वो एक्स वाई है, मान लेते हैं कि इधर वाई वस्तु है और इधर एक्स वस्तु है। इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु को लीजिए, इस बिंदु को यहां लेते हैं। इस बिंदु पर यह बताता है कि एक्स का मान लेते हैं कि यहां 3 यूनिट और वाई का 4 यूनिट प्रोडक्शन होता है। अब हम इससे जो दाईं ओर खिसकी है, राइट साइड में खिसकी हुई जो उत्पादन संभावना रेखा है उस पर आते हैं। देखिए ये मैंने क्या कहा था कि या तो साधन साधन में वृद्धि कर देना या तकनीक बेहतर कर देना। उससे क्या होगा कि उत्पादन का स्तर पहले से बढ़ जाएगा, और उत्पादन का स्तर पहले से बढ़ जाएगा तो दो या तीन स्थितियां हो सकती है। दोनों वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए, या सिर्फ x का उत्पादन बढ़े, या सिर्फ y का उत्पादन बढ़े। कहने का मतलब है कि उत्पादन का स्तर कुल मिला के बढ़ेगा। अब इसको यहां देखिए, मान लेते हैं ये आपका A पॉइंट है,
इस पर बाह्य वस्तु जो पुराने तकनीक और साधन थे उससे बाह्य वस्तु की 4 यूनिट और एक्स वस्तु की 3 यूनिट का उत्पादन होता था। अब नए जो है तकनीक से या बढ़ी हुई साधन से हम इस उत्पादन संभावना वक्र पर आते हैं। मान लेते हैं पीपी था और ये P1 है, तो इस पर आते हैं। तो अगर हम बाई की वही उत्पादन करते हैं तो भी देखिए एक्स की मात्रा बढ़ के यहां चली आई। यहां बाई की मात्रा हम 4 ही पर छोड़ दिए, लेकिन चूंकि हमारे पास साधन अधिक हो गए तो वो जो बाई के उत्पादन जो पूर्ववत था उसके बाद भी और एक्स का उत्पादन पूर्ववत था, इसके अलावे मेरे पास इतने साधन बच गए कि एक्स के उत्पादन बढ़ के 3 के बजाय अब 5 हो रहा है। दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि एक्स को वहीं छोड़ दीजिए, तो देखिए बाई का उत्पादन बढ़ जा रहा है, यानी ये 4 से 6 हो जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन आया कि अकेले एक्स का भी उत्पादन बढ़ सकता है, अकेले बाई का भी हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि एक्स भी बढ़ा और बाई भी बढ़ जा रहा है। अर्थात ये इस तरह के कई कंडीशन आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इससे ऊंचा यानी दाईं और ऊंची उत्पादन संभावना वक्र रेखा पर खिसकने के बाद, दाईं और ऊंची उत्पादन संभावना वक्र रेखा पर खिसकने के बाद उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है और वो ऊंचे उत्पादन को बताता है। अब ये ध्यान दीजिए इसमें कि यदि तकनीक सिर्फ एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ी हो तब क्या होगा। मान लेते हैं कि ये OXY है और इधर Y गुड्स है और इधर X गुड्स है। अब ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है। अब तकनीक ऐसी है कि X वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है, Y के लिए तकनीक में परिवर्तन नहीं हुआ है, या साधन ऐसा बढ़ गया है जो सिर्फ X वस्तु का प्रोडक्शन करना जानता है, Y का नहीं। तो ऐसी अवस्था में ये उत्पादन संभावना वक्र ऐसा हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि X यहां पर 5 था तो ये हो जाएगा 6। अब ये ध्यान दीजिए इसमें आप कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ ये सिर्फ X के लिए तकनीक इस्तेमाल हुआ। तो यहां ये देखिए कि जब हम संपूर्ण साधन को X पर लगाते थे तो पहले 5 यूनिट का उत्पादन होता था और Y का 0, ये बिंदु यही बतला रहा था। लेकिन अब संपूर्ण साधन को अगर X पर लगा रहे हैं तो Y तो 0 के 0 है, बट X 6 बढ़ के हो जा रहा है, यानी तकनीक X के लिए बेहतर हो गया है या X के लिए साधन की मात्रा बढ़ा दी जा रही है। यहां पर जैसे जैसे हम इस बिंदु से नीचे आते चले जा रहे हैं, आप ये देखिए X की मात्रा बढ़ती चली जा रही है इस पर, और अंतिम में आकर के अगर पूरे साधन को लगा दे रहे हैं तो X की मात्रा बढ़ रही है, बट Y की मात्रा वही है यहां पर। अब यदि Y के लिए तकनीक बढ़ जाए तो ठीक इसका हम उल्टी स्थिति में आ जाएंगे। ये देखिए X तो वही है बट Y बढ़ के यहां से यहां हो गया। अगर हम पूरे संसाधन को Y पर लगाते, X पर लगाते हैं तो यही पहले भी हो रहा था, यही अब भी हो रहा है। लेकिन बढ़े हुए संसाधन और बेहतर तकनीक को यदि हम Y के लिए इस्तेमाल करते हैं तो Y पहले ये हो रहा था लेकिन अब ये है। कंडीशन क्या है ये ध्यान दीजिए। अगर पुरानी उत्पादन संभावना वक्र रेखा ये था तो इस पर Y अगर ये प्रोडक्शन हो रहा था तो X का प्रोडक्शन 0 था। अब पुरानी उत्पादन संभावना वक्र रेखा पर यदि X का ये प्रोडक्शन था तो Y 0 था। चूंकि Y के लिए तकनीक और साधन में वृद्धि हुई है, अतः ये देखिए Y की तरफ ये दाईं ओर ऊपर खिसक गई है। तो Y की तरफ दाईं ओर खिसक गई तो Y का पहले जो ये प्रोडक्शन था मान लेते हैं कि 10 यूनिट का, वो हो गया 12 यूनिट का, यानी Y 12 है तो X 0। इसके पहले वाले पर कितना था 10 तब 0। निश्चित तौर पे ये आपका रिजल्ट क्या निकला। तकनीक अगर किसी खास वस्तु के लिए, 2 वस्तुओं के उत्पादन संयोग में से किसी एक खास वस्तु के लिए तकनीक या साधन बेहतर होते हैं तो वैसी अवस्था में उस वस्तु के अक्ष पर दाहिनी ओर उत्पादन संभावना वक्र सरक जाएगा। अब देखिए X अक्ष पर यहां उत्पादन संभावना वक्र सरक गई दाहिनी ओर, और यहां Y अक्ष से उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर सरक गई। याद रखना है, मूलतः हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये क्लास जो है न सिर्फ 12th के लिए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में जो यह है प्रतियोगी छात्र वो ज्यादा फंसते हैं। तो ये पर ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यदि X वस्तु के उत्पादन के लिए साधन और तकनीक बेहतर होते हैं तो
उत्पादन वक्र की संरचना कैसे होगी। तो उस अवस्था में हम यही कहेंगे कि यदि एक्स वस्तु के लिए साधन और तकनीक बेहतर होते हैं तो ये जो है उत्पादन संभावना वक्र रेखा एक्स अक्ष पर ही दाहिनी ओर सरक जाएगी। यदि बाई के लिए होता है तो बाई अक्ष पर दाहिनी ओर सरक जाएगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में देख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में यदि तकनीक खराब हो जाता है एक्स के लिए, तो एक्स के लिए यदि तकनीक खराब होगा तब क्या कंडीशन हो सकता है, यह ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम देखें तकनीक या साधन में कमी का दोनों पर प्रभाव, तब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए कि यह आपका उत्पादन संभावना वक्र रेखा था। अब इस पर इसका 10 यूनिट प्रोडक्शन होता था और इसका 5 यूनिट मान लेते हैं या 8 यूनिट। अब ये बाई एक्स गुड्स था और ये बाई गुड्स था, वो एक्स बाई में हम रखेंगे। अब तकनीक बेहतर हुआ था तो क्या हुआ था, ये दाईं ओर सरक गई थी। अब तकनीक या साधन कम पड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, बाईं ओर सरक जाएगी, यानी अंदर की ओर। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर मान लेते हैं कि हम इस बिंदु को चुनते हैं, तो इस बिंदु पर y और x का यूनिट ये था, मान लेते हैं दोनों 5-5 यूनिट प्रोडक्ट कर रहा था। लेकिन इसी बिंदु के सामने आप देखिए कि अब क्या हाल है। तो अब हम देख रहे हैं कि y तो 5 के 5 है इस बिंदु के सामने इस पर, लेकिन x घट के 5 से हो गया 4। अगर हम दूसरी ओर लेते हैं, x को ही हम यही छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि जो है, तो उसमें क्या होगा कि y घटेगा। तो तय बात है कि चाहे x हो या y, इस पर हम किसी बिंदु को लेते हैं तो आपका जो है घटी हुई मात्रा को बताएगा। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि हम ये भी ले, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि x और y दोनों कम रहा है। तो ऐसी स्थिति आ रही है, यानी 5 से कम देखिए यहां भी, और ये 5 से कम यहां भी। कहने का मतलब क्या है कि यदि तकनीक कम होगी, तकनीक कमजोर होगी या साधन कम पड़ेंगे, साधन पहले की तुलना में घटा दिए जाएंगे, तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें या तो सिर्फ बाई वस्तु का उत्पादन घट जाए, एक्स पूर्ववत रहे, या सिर्फ एक्स वस्तु का उत्पादन घट जाए, बाई पूर्ववत रहे, या दोनों का उत्पादन घट जाए। लेकिन यह तय बात है कि कुल उत्पादन का स्तर पहले की तुलना में कमेगा। अब जो है इस पर ध्यान दिया जाए कि अकेले एक वस्तु का रेखा कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि एक्स का तकनीक घटिया हो गया पहले की तुलना में, तो एक्स का पहले से ये उत्पादन संभावना वक्र था, अब एक्स का तकनीक घटिया हो गया, तो ये देखिए ये आ जाएगा, क्योंकि बढ़ने पर, बढ़िया होने पर एक्स की जो है दाईं ओर न बढ़ती थी, तो खराब होने पर एक्स अक्ष पे ही बाईं ओर सरकेगी। और अगर बाई के लिए खराब होता है तो ये इस तरह से हो जाएगा, बाई अक्ष पे ही नीचे की ओर बाईं ओर सरकेगी। तो हम अब स्पष्ट है कि यहां जो है तकनीक में परिवर्तन से, यदि तकनीक या साधन का परिवर्तन सकारात्मक होता है तो उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर सरक जाती है, और तकनीक और साधनों का जो है साधनों का प्रयोग नकारात्मक होता है तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर सरक जाती है। किसी खास एक वस्तु के लिए जब उत्पादन संभावना वक्र जो है या किसी खास एक वस्तु के लिए जब साधन और तकनीक खराब होंगे, किसी खास एक वस्तु के लिए जब साधन और तकनीक खराब होंगे, तो निश्चित तौर पर उत्पादन संभावना वक्र जो है उस वस्तु के अक्ष पर ही बाईं ओर सरक जाएगी। और जैसे अगर x के लिए खराब है तो x के अक्ष पर बाईं ओर सरकेगी, और यदि y के लिए खराब है तो y की अक्ष पर बाईं ओर सरकेगी, यदि अच्छी है तो उसी अक्ष पर दाईं ओर सरक जाएगी। तो अब आप जो है इस ग्राफ में अब यह चीज देखिए कि हां कुशलतम उपयोग साधनों का क्या है। यह आपका उत्पादन संभावना वक्र है। अब आप ध्यान दें, मान लेते हैं OX Y यहां पर 15 वस्तु और इसका 10 यूनिट उत्पादन हो रहा है। अब जो है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके नीचे एक बिंदु मान लेते हैं कि Q है और इसके बाहर एक बिंदु R है। अब
हमने पहले कहा है कि उत्पादन संभावना वक्र मैक्सिमम उत्पादन के स्तर को बताता है। X और Y का प्रत्येक संयोग जो है वो मैक्सिमम उत्पादन के स्तर को बताता है। अगर हम इस बिंदु पर आते हैं तो यह साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं या अकुशल प्रयोग हम कहें, दो तरह के प्रयोग में कमी हो सकती है, या तो पूर्ण प्रयोग नहीं होगा या अकुशल प्रयोग होगा। तो पूर्ण प्रयोग या अकुशल प्रयोग है, जिसके कारण ये बिंदु पर जो है उत्पादन कम दर्शाएगा। यहां देखिए ये और ये बिंदु है। अगर यहां पर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे अकुशल प्रयोग है। अब ये लाइन को हम नहीं देख करके पहले ये देखें कि यहां ये क्या होता है। इस जगह पर आप उत्पादन संभावना वक्र को देख रहे हैं तो ये उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होगा। निश्चित तौर पे अभी आपने पढ़ा है कि बाईं ओर सरकने वाले उत्पादन संभावना वक्र कम उत्पादन के स्तर को दिखाता है। तो कम उत्पादन का स्तर होने का जो है यहां पर यह कारण हो सकता है कि साधनों का अकुशल प्रयोग है या अपूर्ण प्रयोग है, यानी या तो साधनों के बीच में भयंकर बेरोजगारी है या बेरोजगारी आ गई है या इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं है। तो यह Q बिंदु अकुशल प्रयोग को दर्शाता है। R बिंदु, इससे अगर हम एक उत्पादन संभावना वक्र को गुजार दें तो यह उत्पादन के ऊंचे स्तर को दिखाता है, लेकिन यह तब संभव है जब साधन की वृद्धि हो या तकनीक में सुधार हो। यानी हम यह कह सकते हैं कि तब साधनों पर खर्च की जाने वाली जो है साधनों पर खर्च बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में मेरे पास तो यह है नहीं उपलब्ध, तो जब यह उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब यह मेरे क्षमता में नहीं है। तो यह क्षमता में नहीं है और यह क्षमता के अंदर है, यानी कुछ अपूर्ण रह जा रहे हैं, पूरे प्रयोग नहीं हो रहे हैं, चाहे तकनीक से हो या साधन के रोजगार से हो। यहां पर प्रयोग सही नहीं हो रहा है और यहां पर क्षमता से बाहर है। अतः इस उत्पादन संभावना वक्र के ही किसी बिंदु पर साधनों का कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग संभव है। अब इन सारी चीजों को आइए बारी बारी से हम स्क्रीन पर देखते हैं संक्षेप रूप में। जहां तक है यहां पर जो सवाल है, हमने लगभग उत्पादन संभावना वक्र की सारी स्थितियों को हमने यहां पढ़ा दिया है, बता दिया है। अब ये देखिए उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हैं यहां दिया हुआ। ये साफ जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र सबसे पहले तो अवनतोदर होती है। अगर अवनतोदर नहीं होगी तो हमारा वो जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर की गिरती हुई स्थिति यहां प्रदर्शित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप ये भी देखें कि इसका जो स्लोप है ये P/B का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने से यह बात स्पष्ट है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इतना तो तय है। अब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा यह दूसरी बात है, यह डिपेंड कर रहा है सीमांत प्रतिस्थापन दर जानने पर। और सीमांत प्रतिस्थापन दर के आधार पर हम यह जाने हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। यानी एक इकाई बढ़ने पर ही प्रत्येक बार दूसरे की पहले की तुलना में ज्यादा इकाई घटाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि X को बढ़ाना है तो उसके बदले Y को घटाना होगा। अब उत्पादन से यह भी बतला दे कि उत्पादन संभावना वक्र जो है O बिंदु की ओर हम ये कहें कि अवनतोदर होती है, इसकी एक विशेषता में आती है। अब सीमांत अवसर लागत की हमने वहां बात की थी। ध्यान दीजिए, एक वस्तु की यहां परिभाषा हमने दे दिया है। एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। अभी आपने पढ़ा अगर X की 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो Y की कुछ यूनिट हमको छोड़नी पड़ती है, यानी उसका उत्पादन बंद कर देना पड़ता है। तो X की 1 यूनिट का अवसर लागत था, Y की वो छोड़ी हुई यूनिट। और यहां पर सीमांत का तात्पर्य है प्रत्येक अतिरिक्त X की यूनिट बढ़ाने पर Y की कितनी यूनिट हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि सीमांत का मतलब हमेशा सीमा के अंत से है, यानी लास्ट यूनिट से है, और लास्ट यूनिट ही तो जो है सीमांत इकाई कहलाएगी। तो X की सीमांत इकाई के बदले Y की कितनी इकाई हमको छोड़नी पड़ रही है, इसको हम सीमांत अवसर लागत कहेंगे। इसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी कहते हैं, यह हम बता चुके हैं। जैसे यहां पर देखिए इसमें साफ पता चल रहा है विभिन्न उत्पादन संयोग है उत्पादन संभावना रेखा पर। इसमें आप देखिए समूचे को लगा देता है तो X का 0 Y का 15 अगर Y पर लगा देता है। अब अगर B की ओर आता है तो ये देखिए Y 15 से घट के कितना आ रहा है 14, तो कितना घटाया Y को 1, यानी X का सीमांत अवसर लागत Y के रूप में कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है।
अब सी पर आते हैं तो ये 14 से घट के 12, ये कितना बढ़ता है? सिर्फ 1 यूनिट। यानी इस एक के लिए अब कितना छोड़ना पड़ता है? 2। तो अब सीमांत अवसर लागत हो जाएगा 2। अगला के लिए फिर इसी तरह 3, उसके बाद सीमांत अवसर लागत 4 और फिर 5। यानी निश्चित है कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई है, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं आपको है। अब हम इसी को ये रेखा पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिए सीमांत अवसर लागत, अगर आप प्रत्येक में आप tan का मान निकालेंगे यहां पर, तो tan की मान बढ़ती आएगी। tan की मान बढ़ती आएगी, इसका मतलब क्या है कि लंब का आकार बढ़ते जा रहा है आधार की तुलना में। आधार तो फिक्स है, 1-1 यूनिट का है, लंब बड़ा होते जा रहा है, देखने में भी लग रहा है। यहां पर परपेंडिकुलर देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये सब परपेंडिकुलर में फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर लंब का आकार बढ़ता जा रहा है। और लंब किसका संकेत है? तो लंब है बाई अक्ष पर रखी हुई कमोडिटी का, कमोडिटी बाई का है। इसका मतलब जिसको हम त्याग रहे हैं उसका आकार बढ़ते चला जा रहा है। तो यह ग्राफ साफ बता रहा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई चली जा रही है। यानी अगर हम इसको tan B माने, tan C माने, tan D माने, tan E माने, तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि tan B इज लेस देन tan C इज लेस देन tan D इज लेस देन tan E। इस तरह ये आगे चलते जाएगा। यहां पर हमने ये दे भी दिया है, AB इज लेस देन CA इज लेस देन CA2 इज लेस देन EA3। अब इसको आप वहां पर मिला लीजिए। AB क्या है? 15 से 12 घट के आया, इसकी लंबाई AB माना है, तो AB इज लेस देन CA। तय बात है, ए भी 2 है, 3 है, जो है 2 है, क्योंकि यहां तक 15 है। ये यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग फिगर आया, ये 15 है, यहां 14 रहेगा, तो ये 2। उसके बाद CA 3, उसके बाद देखिए D तो 9 और 6 तो यही रह गया। यहां पर निश्चित तौर पे 5 रहेगा क्योंकि 3 नीचे है, तो ये 4 और E तो यहां 5 रखेंगे तो ये 5। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी जो बाई की यूनिट त्याग रहे हैं वो पहले की तुलना में अधिक है। तो इसमें AB इज ग्रेटर देन CA1 इज ग्रेटर देन DA2 इज ग्रेटर देन EA3। और फिर उसी को अगर टेंजेंट पर निकालें तो वो भी है कि tan B इज लेस देन tan C इज लेस देन tan D इज लेस देन tan E। यहां पर फिर से एक बार हो सकता है कि कुछ गलत बुलाया होगा, तो उसको फिर से सुन लीजिए इसमें कि AB इज लेस देन CA1 इज लेस देन DA2 इज लेस देन EA3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमने बता दिया है कि डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। चूंकि एक्स के बढ़ाने के लिए हम वाई में परिवर्तन करते हैं, एक्स बढ़ाते हैं तो उसके कारण ही वाई घट जाती है। तो यहां पर आप 11th में स्टैट में पढ़े होंगे कि जो स्वतंत्र चर होते हैं उसको हम ओ एक्स अक्ष पर रखते हैं और जो आश्रित चर होते हैं वो ओ वाई अक्ष पर। तो स्वतंत्र चर यहां कौन है? एक्स। एक्स बढ़ाने पर वाई पर असर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका यह जो हम निकालेंगे रेशियो निकालेंगे वो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के रूप में होगा। अब हम आगे बढ़े। अवसर लागत की अधिक व्यापक धारणा, इसमें एक उदाहरण हमने दिया है कि इसको और समझना है तो ऐसा नहीं है कि उत्पादन में ही सिर्फ होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी धारणा होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक खेत है, एक खेत में अगर हम गेहूं उत्पादन करते हैं तो 500 रुपए का होता है, अगर गेहूं ना उत्पादन करके चावल उत्पादन करते हैं तो 400 रुपए का होता है। अब गेहूं ना उत्पादन करके यदि चावल उत्पादन करते तो 400 रुपया का होता, तो उस खेत की अवसर लागत 400 है। क्यों? क्योंकि गेहूं छोड़ते तो आपके पास एक ही अवसर था और वो अवसर था 400 का, वो अवसर छोड़ के आप गेहूं उत्पादन कर रहे हो, यानी 400 का अवसर आपको मिला हुआ था। यहां पर एक नीचे नौकरी करने वाले के हिसाब से समझाया है कि कोई अकाउंटेंट निजी प्रैक्टिस में 50,000 कमाता है और अगर कोई वो फैक्ट्री में या कहीं दूसरा पर काम करने जाता है तो 30,000 रुपए मिलता है। तो अगर अपना निजी काम छोड़ता तो उसको अवसर कितना का मिला हुआ था? 30,000 का। क्या बात है, अपनी खुद की काम छोड़ देता तो उसको दूसरे जगह 30,000 का अवसर न था, तो उनकी अवसर लागत है 30,000 कि उसको छोड़ के आया है। तो यहां पर भी उत्पादन संभावना वक्र में भी यही ना देखे कि बाई को छोड़ के आ रहे हैं तब एक से बढ़ रहा है, तो बाई उसका अवसर लागत हो गया। अब ये देखिए, इसको आप बस उसी चीज को हमने फिगर से दे दिया है कि गेहूं का मूल्य 5 लाख है और चावल या मशीन यहां पर 4 लाख मूल्य का है। या तो गेहूं उत्पादन हो सकता है या मशीन उत्पादन हो सकता है। ध्यान दीजिए, चावल की जगह पर मशीन रख दिया गया है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि गेहूं की अवसर लागत
जो है 4 लाख मूल्य की मशीन है। अगर हम पूंजी को यहां न लगा के यहां लगाते तो एक अवसर मेरे लिए ये था, इस अवसर को त्यागे तभी गेहूं का 5 लाख का उत्पादन हमें संभव हुआ। अब हम ये ध्यान दें कि सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या आता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में केंद्रीय समस्याएं में पहला दिन हम पढ़े थे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। उसमें मूल समस्या था कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यह ध्यान रखना है। तो क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उसको हम इस रेखाकृति से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो साधन और तकनीक हैं वो, उसमें या तो हम 50,000 मशीन का उत्पादन कर सकते हैं या 60 टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम पूरे खर्च कर दें तो 50,000 मशीन उत्पादन होगा, लेकिन गेहूं का उत्पादन 0 होगा। अगर पूरे हम गेहूं पर खर्च कर दें तो 7 लाख टन गेहूं होगा और मशीन का उत्पादन 0 होगा। तो ऐसी अवस्था में कई संजोग मेरे पास हैं। ए संजोग है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिए कि प्रत्येक संजोग पर रेट अलग अलग है। यानी जब हम ए संजोग से बी संजोग की ओर बढ़ते हैं तो मशीन में कटौती करके गेहूं का उत्पादन बढ़ाते हैं। यहां आप देखिए 50 से 45, यानी 5,000 मशीन में कटौती की है, तब हमारा 2 लाख टन गेहूं बढ़ा। अगली बार 2 लाख बढ़ाने के लिए 45 से 35, यानी 15,000 मशीन में कटौती करनी पड़ी। अगला बार 4 से 6 किए, यानी 2 लाख टन और बढ़ाए तो 35 से 20, यानी 15 की कटौती करनी पड़ी। अब फिर से आइए, यहां कितना 5 का, यहां कितना 10 का और यहां कितना 15 का। बिल्कुल उत्पादन संभावना वक्र का जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है यहां पर लागू हो रहा है, जो बढ़ती चली जा रही है। अब चूंकि मैंने कहा है कि इस उत्पादन संभावना वक्र की सीमा पर जितने भी बिंदु है वो सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का संजोग है। अब ये इस परिस्थिति में कोई देश किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा या किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा, इसमें से कोई एक संजोग के आधार पर चयन कर सकता है। एक चीज यहां ध्यान रखना होगा कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए में ड्यूअल क्वेश्चन होता है। क्या उत्पादन किया जाए के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ होता है कि किस चीज का उत्पादन नहीं किया जाए। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि युद्ध का समय है तो तय बात है कि युद्ध के समय में हम कारों का उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि हथियारों का उत्पादन करेंगे। तो वैसी अवस्था में आपको कार के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा और हथियार के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक समस्या को दोनों तरह से हम देखने की कोशिश करें, क्या उत्पादन किया जाए, और एक दूसरी समस्या है कि क्या उत्पादन नहीं किया जाए। ये दोनों एक ही में आता है। फिर आता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो ये मात्रा अपनी परिस्थिति के अनुसार आप चयन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इस सीमा पर जितने भी मात्राएं हैं उससे बेटर उत्पादन नहीं हो सकता है। इसी में से किसी एक को चयन करना पड़ेगा। अब किसकी कितनी मात्रा चाहिए वो जो है इसके आधार पर, उत्पादन संभावना वक्र रेखा पर के आधार पर ही तय होगी। एक चीज और ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाने में ही बाई की तरफ से ही सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। अगर आप बाई की मात्रा भी एक श्रृंखला में बढ़ाइएगा तो एक्स की भी मात्रा पहले की तुलना में अधिक घटानी पड़ेगी। बाई के जैसे अगर आप एक्स के लिए बाई की मात्रा घटाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या आप हो रहा है कि बाई की जैसे जैसे एक्स की 1 यूनिट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, बाई की क्रम से अधिक मात्रा घटानी पड़ रही है। उसी तरह यदि बाई की मात्रा भी हम एक एक बढ़ाते जाते हैं तो एक्स के साथ भी वही लागू होगा, यानी एक्स की पहले की तुलना में अधिक मात्रा घटानी होगी। यानी दोनों ओर से सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती हुई होगी, चाहे वो एक्स के लिए लागू हो या बाई के लिए लागू हो। अब हम अगला देखते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि सीमांत अवसर लागत दोनों का क्या है। तो सीमांत अवसर लागत में हम यही कर सकते हैं कि शुरू में बी पॉइंट पर 2 लाख टन गेहूं का सीमांत अवसर लागत 5,000 मशीन है। यहां पर सी पर 2 लाख टन गेहूं का सीमांत अवसर लागत 10,000 मशीन है, और यहां डी पर 2 लाख टन गेहूं का सीमांत अवसर लागत 15,000 मशीन है। अब हम आगे बढ़ें और यह ध्यान दें कि साधनों का पूर्ण उपयोग, तो पूर्ण उपयोग को अभी हमने समझाया था कि ये ध्यान दीजिए, ये पीपी रेखा है, इसमें हम बता दिए थे। इसके नीचे अंडर यूज्ड रह जाएगा, अपूर्ण प्रयोग, अकुशल प्रयोग, क्योंकि इससे जो उत्पादन संभावना बनाएंगे वो बाईं ओर रहेगी, इसके बाहर दाईं ओर जाएगी जो मेरे क्षमता से बाहर है। इस पर ज्यादा चर्चा करना समय की बर्बादी है, इसको हमने बेहतर तरीके से वहां पर समझा दिया है। अब हम देखें ये उत्पादन संभावना वक्र की समृद्धि में क्या है, ग्रोथ में भी हमने बताया था कि दाईं ओर सरक जाएगी।
या तो सिर्फ एक्स की उत्पादन बढ़ेगी या सिर्फ वाई की उत्पादन बढ़ेगी या दोनों की बढ़ सकती है। चलिए इसको भी अब हटाते हैं क्योंकि ये बताया हुआ है। अब ये ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये उत्पादन संभावना वक्र में कब कब खिसका होता है। तो मैंने शुरू में 2 कंडीशन कहा था, यहां पर 2 चीज को मैंने कांस्टेंट किया था। क्या? मीन्स एंड फैक्टर, ठीक है, ये हम कहें मीन्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी साधन और तकनीक, दोनों को कांस्टेंट किए थे। तब तो हमको जानना था कि एक वस्तु के उत्पादन घटाने से दूसरी वस्तु की कितनी बढ़ती है, यानी दूसरी वस्तु के अगर 1 यूनिट का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली वस्तु की कितनी मात्रा को घटानी पड़ेगी। ऐसे अगर हम बाकी जो है फैक्टर्स को भी हम परिवर्तनशील वेरिएबल्स बना के रखेंगे तो इसमें इस फैक्टर का पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए अन्य फैक्टर्स को हमको कांस्टेंट करना पड़ा। तो उसमें कांस्टेंट था साधनों में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन। अगर इसमें परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित है कि उत्पादन संभावना वक्र पूरे के पूरे या तो दाएं शिफ्ट हो जाएगा या बाएं। पॉजिटिव होगा तो दाएं, निगेटिव होगा तो बाएं। अब साधनों में परिवर्तन कैसे होता है ये ध्यान दीजिए, या तो साधन की मात्रा में वृद्धि कर दें या कमी कर दें। वृद्धि कर देंगे तो दाईं ओर चली जाएगी, कमी कर देंगे तो बाईं ओर चली जाएगी। तकनीक में परिवर्तन, वही बात जो मैंने बताया था, एक्स के लिए अच्छा तकनीक, वाई के लिए अच्छा तकनीक। एक्स के लिए अगर अच्छा तकनीक आया तो शिफ्ट किधर करेगा, ओ एक्स अक्ष पर, ओ एक्स अक्ष में वक्र दाईं ओर सरक जाएगी, जबकि ओ वाई पर वहीं की वहीं रहेगी जहां शुरू हुई थी, पूर्ववत ही। वाई के लिए तो एक्स पर पूर्ववत रहेगी और वाई पर दाईं ओर ऊपर की ओर सरक जाएगी। या दोनों वस्तु के लिए तो पूरी की पूरी उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी। अब हम ये देखें कि विभिन्न तरह की व्यवस्था क्या होती है और उसमें केंद्रीय समस्या का समाधान क्या होता है। बस इसको बहुत संक्षेप में निकालेंगे, नोट्स में हमारा सब कुछ है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब यह ध्यान दीजिए कि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दुनिया में अभी 3 तरह की व्यवस्थाओं में इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे उसमें मूल रूप से पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रितवादी व्यवस्था। अब छात्रों ये ध्यान दीजिए, ये पूरा पढ़ाई आपका परीक्षा पर्पस से है, तो तय बात है कि इसमें विभिन्न चीजों का आप क्वेश्चन के रूप में भी देखते जाइए। जहां जहां पर आप देखेंगे हमारा ब्लू इंक से जो भी पूरे नोट्स में, वो एक तरह से आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर भी कुछ जगह पर मैंने डायरेक्ट वर्ड का चिन्ह दे दिया है और कुछ जगह पर मुख्य पॉइंट के रूप में, उसको हम लास्ट में दिखा देंगे आपको, पहले ये पढ़ लिया जाए। अब इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले यह ध्यान देना है कि यह बाजार व्यवस्था है और यह लाभ पर आधारित व्यवस्था है। इसमें सरकार की हस्तक्षेप कम होती है, यानी कीमत प्रणाली होती है। मार्केट में कीमत के आधार पर आप अपनी लाभ हानि तय करते हैं और उस लाभ या हानि से प्रेरित होकर आप उत्पादन करते हैं, जिससे इकोनॉमी चलती है। तो ये सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को जान लें। शॉर्ट में निजी संपत्ति, अभी मैंने कहा कि इसमें निजी संपत्ति रखने की छूट है और साथ में अपने संपत्ति को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है या अपने उत्तराधिकारियों को वो देता है। आर्थिक स्वतंत्रता है, इसमें चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, उत्पादन की स्वतंत्रता, निवेश की स्वतंत्रता, सारी तरह की स्वतंत्रता है। कोई भी बंधन भी इसमें नहीं है, सरकार का कोई दबाव इसमें नहीं है। राज्य का हस्तक्षेप, ये वर्ड याद रखिएगा, ये कंपटीटिव वाले के लिए भी बहुत है, लेसेस फेयर इसी को बोलते हैं, यानी मुक्त व्यापार, जिसको निर्बाध पूंजीवाद कहते हैं। ये तो इसमें व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं और व्यापार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। तो अब यहां पर है कि तो सारी चीज तय किससे होती है, तो कीमत से होती है। और कीमत किससे तय होती है, तो मांग एवं पूर्ति की प्रतियोगिता से। मांग एवं पूर्ति की जहां प्रतियोगिता आ गई वहां पर मार्केट प्रतियोगितात्मक हो जाता है। अब ये प्रतियोगिता की मात्रा कितनी है ये एक अलग बात है, यानी प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उन प्रतियोगिता से जो कीमत तय होती है उसी के आधार पर लाभ एवं हानि की हम गणना करते हैं और उस लाभ से प्रेरित होकर निवेश करके उत्पादन हम करने की प्रक्रिया करते हैं, जिससे उत्पादन, रोजगार, जो भी चीज है सब आगे बढ़ता है, यानी परिवर्तित होता है। तो एक तरह से कीमत संयंत्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कीमत ही केंद्रीय भूमिका में आ जाती है। इस कारण इसका एक खास विशेषता है कीमत संयंत्र। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह ध्यान दीजिए कि क्या उत्पादन किया जाए, ये तो हो गया उसका। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो
तो उसमें इसको भी डालना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान, क्योंकि आपका सवाल यही था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उसमें पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता और फिर समस्या का समाधान लिखना है। अगर लघु उत्तरीय में आता है तो चुपचाप यही से दे देंगे हम, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिए कि इसमें समस्या का समाधान क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। चूंकि लाभ पर आधारित व्यवस्था है, तो लाभ पर आधारित व्यवस्था है तो निश्चित है कि पूर्ति पक्ष से उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिनकी मांग हो तथा कीमत लाभप्रद हो। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों उत्पादन करेगा? जब निजी तंत्र है तो हम या आप कोई भी हो, कोई काम तभी कीजिएगा जब हमको या आपको लाभ मिल रहा हो। दूसरा है कि कैसे उत्पादन किया जाए। अब लाभ के दो तरीके हैं, एक जो है प्रोडक्शन के पूर्व, एक प्रोडक्शन के बाद। प्रोडक्शन के बाद बिक्री से लाभ होता है, यानी वस्तु की आपकी डिमांड ऊंची है तो कीमत ऊंची करके लाभ कमा सकते हैं। प्रोडक्शन पूर्व साधन लागत से लाभ होता है, तो हम वैसे साधन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें लागत कम से कम हो ताकि हमको लाभ अधिकतम मिले। अब ये तीसरा हम देखें किसके लिए उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि आपको डिमांड जनरेट करना होता है, यानी मांग के अनुसार आपकी पूर्ति आपको करनी है। तो जिस वस्तु की डिमांड देश में ज्यादा होगी उसका हम उत्पादन करेंगे, जिस वस्तु की डिमांड कम होगी उसका उत्पादन हम नहीं करेंगे। यहां एक अजीब सवाल है कि तत्व यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है। वास्तव में पूंजीवाद में नैतिकता की कोई जगह नहीं है। जहां लाभ मिल रहा है वो काम हम करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अमीरों की देश है, जिस देश में अमीरों की संख्या अधिक है वहां विलासिता की वस्तुओं का प्रोडक्शन निश्चित तौर पे ज्यादा होगा क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और ऐसी अवस्था में शराब वगैरह का भी प्रोडक्शन काफी मात्रा में हो सकता है। लेकिन यदि गरीब कंट्री है तो वहां पर दैनिक रोजमर्रे की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादक करेंगे क्योंकि उनकी बिक्री ज्यादा है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मोबाइल फोन है। आप ये ध्यान दीजिए, जो यूएस में, इंग्लैंड में, इटली में, इन सारे देशों में जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वहां के जनरल कस्टमर भी 50,000 लाख रुपए की मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन वही कंपनियां भारत में मोबाइल भेजती है बना करके, तो वो मोबाइल 1,500 से लेकर के 15,000 की रेंज की देती है। क्यों? क्योंकि यहां का कस्टमर की संख्या बहुमत में उसी लेवल की है जो इससे ज्यादा का नहीं खरीद सकती है। अगर मतलब यहां हाई क्वालिटी की उतनी मोबाइल भेजी जाएगी तो उतनी बिक नहीं पाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि मांग के अनुसार पूर्ति को जो है एडजस्ट किया जाता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम दूसरी अर्थव्यवस्था देखें जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसको सैद्धांतिक रूप में या व्यवहारिक रूप में जो भी कहें स्थापित सोवियत संघ में किया गया था, तब से ये ज्यादा प्रचलन में आया और ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है जिसको हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो यहां पर उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम ये सबसे पहले समझे कि सामाजिक जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले है सामाजिक अस्तित्व। वहां पर क्या था? उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार था निजी तंत्र का। यहां पर उत्पत्ति के सारे साधनों का अधिकार समाज का होता है और लाभ भी सामाजिक होता है। साधन भी सामाजिक, लाभ भी सामाजिक। जब लाभ सामाजिक होता है तो निजी संपत्ति का स्थान नहीं रह जाता है, यानी निजी संपत्ति से अंशतः रह जाते हैं बहुत कम मात्रा में, सिर्फ साधारण उपभोग के लिए। इसके अलावे निवेश वगैरह के लिए निजी संपत्ति की कोई जगह नहीं है, यानी हम नीचे दे दिए हैं कि लाभ के लिए कोई जगह नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, जाहिर है कि जब निजी संपत्ति का कोई महत्व नहीं है, यानी लाभ के लिए निजी संपत्ति को नहीं रखना है, तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति है। यहां पर कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर होती है, और केंद्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय केंद्रीय योजना आयोग करती है, केंद्रीय योजना प्राधिकार करती है। जैसे भारत में 2016 तक केंद्रीय योजना आयोग कार्य कर रही थी। तो निश्चित तौर पे इसमें सारे निर्णय जो है सारे निर्णय का लक्ष्य समाज होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। अब इसकी तीसरी विशेषता है कि कीमत संयंत्र की गौण भूमिका होती है। इसमें कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसको केंद्रीय प्राधिकार द्वारा तय किया जाता है। यानी इसको आप बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप बस फेयर देख लीजिए और रेलवे फेयर देख लीजिए। बस फेयर निजी तंत्र का है, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट का है, तो उसकी फेयर बहुत कम होते हैं और इसको तय सरकार करती है। तो यहां पर क्या सरकार देखती है? सामाजिक हित, कि हाँ एक गरीब आदमी भी कैसे अपना आवागमन सुचारू रख सके, तो यहां पर सामाजिक हित को देखा जाता है। उसके बाद प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, चूंकि समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लाभ उद्देश्य नहीं है, कीमत प्रणाली नहीं है, तो तय बात है प्रतियोगिता भी नहीं होगा। और चूंकि नियोजन और निर्देशन की सिर्फ एक ही इकाई होती है, प्रतियोगिता तो तब होगी ना
जब पूरे मार्केट को नियंत्रित करने वाला कई हो, लेकिन यहां तो समूचे मार्केट को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो केंद्रीय नियोजन प्राधिकार कर रहा है, तो प्रतियोगिता की कोई जगह रह नहीं जाती है। अब इसमें क्या उत्पादन किया जाए? तो क्या उत्पादन किया जाए, इसके लिए भी केंद्रीय योजना प्राधिकार यह तय करती है कि देश हित में, समाज हित में सबसे प्राथमिक वस्तु कौन है। देश हित और समाज हित में, हमारे देश में गरीबों की संख्या अधिक है, तो हम पहले कार का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, पहले हम दवा का प्रोडक्शन करेंगे, पहले हम अनाज का प्रोडक्शन करेंगे, पहले हम सड़क बनवाएंगे। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसके लिए भी केंद्रीय योजना अधिकारी प्राथमिकताओं के आधार पर साधनों का उपयोग करते हैं। साधनों की उपलब्धि और उनके कुशलतम उपयोग शुद्ध सामाजिक लाभ देकर के करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है तो हम बड़े बड़े मशीनों से उत्पादन करवाएंगे। हम लोगों को रोजगार देने के लिए उसको जो है लोगों के माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से ही हम उत्पादन करेंगे। किनके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें समाजवादी प्रणाली में यह ध्यान रखिए कि वहां पर मांग के अनुसार पूर्ति को एडजस्ट किया जाता था। यहां पर व्यक्तियों की क्रय शक्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाता है कि जरूरी से जरूरी आवश्यकता क्या है। हां, यह अलग बात है कि व्यवस्था के विस्तार में, व्यवस्था का विकास होते जाएगा तो जरूरी आवश्यकताओं का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सबसे जरूरी आवश्यकता है, जिसके बिना आदमी का या समाज का विकास नहीं हो सकता है, पहले उसको प्राथमिकता से उत्पादन किया जाता है। और अगर वो सबके पास नहीं पहुंचता है तो इसका वितरण भी सरकारी स्टोर के माध्यम से होता है, और इसमें कोटे के द्वारा, राशन पद्धति के, राशन कार्ड के द्वारा वितरित किया जाता है। और अन्य समस्याएं हम ये ध्यान दें कि साधनों का कुशलतम उपयोग, पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि समस्याओं का लक्ष्य भी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। यह सब केंद्रीय नियोजन प्राधिकार, यानी मूल रूप से कहने का मतलब है कि इसमें समाज द्वारा स्थापित केंद्रीय नियोजन प्राधिकार ही सारे निर्णय लेते हैं। अब ये देखिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान इसमें कैसे होता है, तो यह व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद में जरूरत के हिसाब से, यह मिश्रित प्रणाली है। यहां निजी तंत्र के साथ सार्वजनिक तंत्र भी है, और निजी तंत्र के साथ सार्वजनिक तंत्र है तो दोनों में, यानी यहां कीमत प्रणाली भी काम करता है और नियोजन प्रणाली भी काम करता है। लेकिन फिर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी सरकार हावी रहती है। कीमत प्रणाली काम तो करता है, लेकिन यदि कीमत जनता के लिए ज्यादा हानिकारक होता है तो वो केंद्रीय नियोजन प्राधिकार या गवर्नमेंट उसको नियंत्रित कर सकती है। हां, मिश्रित प्रणाली में यह है कि जहां तक संभव हो, जिससे आम जनता को कोई क्षति नहीं हो, वहां पर निजी तंत्र को चलायमान रखा जाए ताकि प्रोडक्शन में गिरावट नहीं हो। तो ये इस तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें निर्णय लाभ के उद्देश्य से कीमत तंत्र के माध्यम से ले आते हैं, फिर भी स्वतंत्रता उतनी नहीं होती जितनी पूंजीवाद में। प्रोत्साहन, प्रेरणाओं एवं करों द्वारा सरकार इसे नियंत्रित करते रहती है। तो अब हम देखें, एक बस बहुत संक्षिप्त में निकलते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपका खड़ा होगा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में या आदर्शक विज्ञान के रूप में। यह ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शक विज्ञान है। इस पूरे नोट्स को पढ़िएगा, बस समराइज हम बता दे रहे हैं। वास्तविक विज्ञान हम उसको कहते हैं जो सिर्फ कारण और परिणाम को बताए, यानी यह बताता है कि यह घटना का मुख्य कारण है और इसका यह परिणाम होगा। अब यह घटनाओं का जो है अनुसंधान करता है, उसके औचित्य पर सवाल नहीं डालता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं यथार्थ विज्ञान। रॉबिन्सन ने यथार्थ विज्ञान के सबसे बड़े प्रणेता थे। उनका कहना था कि हम सिर्फ अनुसंधान की बात करते हैं, यानी हम सिर्फ सिद्धांत का निर्माण करते हैं। सिद्धांत का प्रयोग करना यानी नैतिकता पर मेरा कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, मैं उसके औचित्य और अनौचित्य पर प्रश्न नहीं करूंगा। उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। मैं सिर्फ यह बताता हूं कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, यानी उद्देश्य अनंत है। कई उद्देश्य पर एक सीमित साधन को खर्च करना पड़ता है। अब 10 रुपए के नोट को उद्देश्य ए पर भी खर्च करना है, बी पर भी करना है, सी पर भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी पर कर सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि आपको किस पर करना चाहिए, हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि ये तीनों में से किसी पर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की कीमत 10 रुपए है। तो एक तरह से यहां पर सजेशन की जगह ये नहीं देते हैं। कहने का मतलब कि यथार्थ विज्ञान सिर्फ इस बात की परिभाषा देता है कि व्हाट इज, क्या है, क्या होना चाहिए से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि आदर्शक विज्ञान क्या होना चाहिए के बारे में चर्चा करती है।
निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो है बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, इन सब का समाधान करना अर्थशास्त्रियों का ही मुख्य काम है। इन सब के समाधान का सूत्र देना अर्थशास्त्रियों का ही काम है। और गरीबी, बेकारी, असमानता आदि ये सब वैसे तत्व है जिनका चाहिए से संबंध है, यानी आदर्श से संबंध है। इसमें जो है, इसको आदर्शक विज्ञान मानने वाले में सबसे मूल नाम हार्ट्रे का आता है, एक नंबर में भी आएगा, कंपटीटिव में भी और यहां भी, कि जो है आदर्शक विज्ञान मानने वाले प्रणेता में से किसका नाम प्रमुख है, तो हार्ट्रे का है। तो यहां मतलब इस बात से है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वहां मतलब था अर्थव्यवस्था कैसी है, यहां मतलब है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यानी हम ये कहें कि पोटेशियम साइनाइड एक जहर है, इसको खाने से यह प्रभाव पड़ेगा, इतना तो आप बता दिए रॉबिन्स का अर्थशास्त्र। लेकिन रॉबिन्स का अर्थशास्त्र ये नैतिकता की बात नहीं बताता है कि इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हार्ट्रे कहता है कि अर्थशास्त्र का यही काम है कि इसको खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। फिर हम इस अर्थशास्त्र से परिणाम क्या निकालेंगे, सिर्फ सिद्धांत खोजते रहेंगे। अब मार्शल और पिगू जैसे अर्थशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी भी है और अर्थशास्त्र आदर्शवादी भी है। इसमें नाम याद रखिएगा किसका, तो मार्शल और पिगू का, साफ शब्दों में मैंने दे दिया। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत निर्माण करता ही नहीं है या सिर्फ व्यवहार करता ही नहीं है। जब सिद्धांत नहीं होगा तो व्यवहार कैसे हम जानेंगे, व्यवहार के लिए सूत्र कहां से लाएंगे, और जब व्यवहार नहीं होगा तो वैसे कोरी सिद्धांतों से क्या मतलब। यानी अर्थशास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों पर विचार करता है। अर्थशास्त्र टूल्स का निर्माण भी करता है और टूल्स का प्रयोग भी करता है। अर्थशास्त्र यह भी बताएगा कि मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, तो उस महंगाई के निदान के उपाय भी बताएगा। तो ये एक तरह से आदर्शात्मक और ये दोनों है। अब इसकी दो तरह की शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की दो तरह की शाखाएं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं लघु उत्तरीय में, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बस इतना ही इसके बारे में जानिए, इसको पूरा पढ़िएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और इसमें इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक फर्म, एक व्यक्ति के आय व्यय, इस तरह से हम इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखेंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश की आय, औसत कीमत स्तर, बेरोजगारी की स्थिति, ये सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। यानी हम ये कहें कि एक इकाई से समग्र की ओर चलता है, दूसरा समग्र से इकाई की ओर चलता है। इसको इस भाषा में समझें। अगर हमको राष्ट्रीय आय जानना है तो एक एक व्यक्ति की आय को जोड़ देंगे, हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। और दूसरी, अगर राष्ट्रीय आय हमको पता है तो जनसंख्या से भाग दे देंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। तो इस तरह से एक इकाई से समग्र की ओर, यानी एक एक व्यक्ति का डेवलपमेंट कर देंगे तो पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट कर देंगे तो अपने आप हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको आप हम बार बार करें कि इसको नोट्स में ढंग से ध्यान देकर के पढ़िएगा। इसको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से आप समझ सकते हैं। प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक किताब लिखी थी हिंदी साहित्य में, और ये जो है इतिहास के अभी वो एक अमूल्य किताब है, और माना जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद दूसरे स्तर पर अगर रखा जाए तो वही किताब ठहरती है, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। और उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने डायरेक्ट माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर तो नहीं किया, लेकिन दोनों के प्रतिनिधियों के बीच तुलना कर दिया। उन्होंने यह नहीं लिखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, ये शब्द उन्होंने कहीं चर्चित नहीं की। उन्होंने मार्क्स और गांधी की तुलना कर दिया था, और उन्होंने यही बताया कि मार्क्स और गांधी में यही फर्क था कि मार्क्स पूरे दुनिया को चमड़ी से मर देना चाहते थे और गांधी उसी काम को प्रत्येक व्यक्ति के पैर में जूते पहनाकर करना चाहते थे। अगर चमड़े को काट करके प्रत्येक व्यक्ति के पैर में जूते पहना देंगे तो भी किसी को कांटा नहीं गड़ेगा, और पूरे दुनिया को चमड़ी से मर देंगे। तो हमने बताया कि इसका जो है दोनों में अंतर करते हुए आप दिनकर की इस पंक्ति का सहारा ले सकते हैं कि उन्होंने गांधी और मार्क्स के बीच में तुलना करते हुए कहा कि गांधी जिस काम को प्रत्येक व्यक्ति के पैर में जूते पहनाकर करना चाहते थे, मार्क्स उसी काम को पूरे दुनिया की जो है को चमड़ी से मढ़ के कर देना चाहता था। लक्ष्य तो दोनों का एक ही था कि किसी के पैर में कांटा नहीं गड़े। अगर चमड़ी को काट करके और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जूते बना दें तो जूते पहनने से भी कांटा नहीं गड़ेंगे, और अगर उसके जगह पर हम पूरे दुनिया को चमड़ी से मढ़ दें तो भी किसी को कांटा नहीं गड़ेगा। तो अब यहाँ यही अंतर है, यहाँ एक एक व्यक्ति के पैर के लिए जूते अलग अलग बनेंगे,
ये आपका माइक्रो पत्ती हो गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ये पत्ती से मिलान खाता है। और पूरे दुनिया को एक ही चमड़ी से मढ़ देना, ये व्यापक अर्थशास्त्र है। अब इसको आप व्यवस्था में आप देख सकते हैं। आप दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं, आप अपनी आय के अनुसार व्यय करते हैं, एक वस्तु की कीमत तय होती है, उसको आप ले आते हैं मार्केट से, सब्जी खरीदते हैं, वो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन जब वही आप स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, तो सबके लिए एक रूल, एक सुविधा, एक कानून, तो वो व्यापक अर्थशास्त्र हुआ, जहां निर्णय का प्रभाव समग्र पर पड़े। और यहां पर निर्णय का प्रभाव इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से पड़ रहा है। अब इसमें यह ध्यान दीजिए कि यहां पर हमने कहा कि व्यक्तिगत आय, साधन, कीमत निर्धारण। अब एक चीज और है माइंड में, जहां पर हम कीमत की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ही तरह की कीमत आती है, वस्तु की कीमत, यानी उपभोग वस्तु और निवेश वस्तु की कीमत। ऐसा नहीं है, सिर्फ कीमत का मतलब वस्तु की कीमत और सेवाओं की कीमत ही नहीं है, बल्कि साधन की भी कीमत मायने रखती है। एक वस्तु की कीमत डिपेंड करती है साधन की कीमत पर, क्योंकि साधन ही लागत होते हैं। तो साधन लागत होते हैं, तो साधन का कीमत कैसे निर्धारण होता है और वस्तु की कीमत कैसे निर्धारण होता है, ये दोनों सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। क्योंकि अगर ये केंद्रीय प्राधिकार के अंदर होता तो तय बात है कि इसे कीमत निर्धारण की कोई समस्या ही नहीं आती। तो एक उत्पादक को ये जो है बाजार से इसको खरीदना पड़ता है, तो इसकी भी कीमत निर्धारण की समस्या है इंडिविजुअली। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में चूंकि कीमत निर्धारण, इसमें कीमत इस प्रकार यह कीमत निर्धारण का अर्थशास्त्र भी है, इसे हम कीमत निर्धारण थ्योरी भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी इसको कहते हैं। अब आप इसको, इन सारी चीज़ों को आप इस चार्ट से आराम से समझ सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से क्या क्या भाग हैं। इसी में एक तीसरा भाग आर्थिक कल्याण का भाग आता है, और वस्तु की कीमत में मांग का सिद्धांत और लागत, यानी वस्तु का कीमत और साधन की कीमत। और फिर यहाँ जो है ये ध्यान दीजिए कि इसमें साधन कीमत में मजदूरी, लगान और ब्याज, लाभ आदि का ये आता है, बंटवारा होता है। अब जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के भाग को, इसी को हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज विश्लेषित किया है, जो ऊपर चार्ट में दिया हुआ है। कल्याण सिद्धांत, इसमें हम आर्थिक कुशलता और सामाजिक कुशलता के घटनाओं संबंधित अध्ययन करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इसको आप देखिएगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मूल रूप से है कि उपभोग और उत्पादन की कुशलता की शर्तों को स्पष्ट करती है, और एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में इष्टतम कल्याण अथवा आर्थिक कुशलता की शर्तों के बारे में सुझाव देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर लाभों को समझाने की कोशिश करती है। इन सबको आप विस्तृत जो है इसमें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट से दे दिया है, ये भी आपका लघुत्तरीय में आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिसीमाएं क्या है, सीमाएं क्या है, यानी कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं कर सकती है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, यह समग्र का अध्ययन नहीं बल्कि अंश करता है, अतः बहुत बड़ा भाग इससे अछूता रह जाता है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा बिल्कुल, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा। अब यहाँ पर शॉर्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर किया हुआ है, इसको भी आप देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हर जगह एक ही चीज़ है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। यहाँ क्या है, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन होता है, इसमें समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें जो है मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचाल मैक्रो पैरामीटर स्थिर होते हैं, इसमें मैक्रो जो है पैरामीटर्स को स्थिर माना गया है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण है, इसमें सामान्य कीमत का होता है। इसमें कीमत संयंत्र की भूमिका है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के समाधान के लिए में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप इससे मिलान कर सकते हैं। और आपको जो है इनसे संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जितना प्रश्न दिए हैं इससे ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगी इस चैप्टर से। इतना प्रश्न का हल रखिए, और इन सारे का हल आपको पूरे नोट्स में हर जगह मिल जाएगा। और मैंने जो कहा था कि जहां भी आपको ब्लू से लिखा हुआ मिले वो समझिए ये क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र का समृद्धि की समस्या से संबंध, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र का समृद्धि की समस्या से क्या संबंध है। कुछ तो हमने डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन में डाल दिया है, जैसे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कैसे किया जाता है। तो हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, और आपको जो हमने समझाने की कोशिश की है बहुत कम समय में, उसे आप अच्छी तरह समझे होंगे। और अगर भी अभी भी कुछ बाकी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसको बताने का जो है भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।